उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, वहीं सभी पार्टियों ने वोटर्स को रुझाने की कोशिश शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर चुनाव होने हैं। उसी में से एक सीट है सियाना विधानसभा की। यहां से सभी प्रत्याशी अपने वोटर्स पे पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको रिझाने की। लेकिन कुछ जमीनी नेता हैं, कुछ लोकल क्षेत्र के नेता हैं जो अपना वर्चस्व मनवाना चाहते हैं, जो मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सियाना विधानसभा में विकास हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक पार्टी है हिंदुस्तान उत्थान पार्टी, और इस पार्टी से जो कैंडिडेट हैं ठाकुर ज्ञानेश चौहान जी कैंडिडेट हैं। आज मेरे शो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो मेरे साथ आएं और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो सियाना विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, और वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम टॉक पर। सर्वप्रथम मैं एफएम टॉक आपकी जो टीम है उसको, संपूर्ण टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम से कम उन लोगों ने इस क्षेत्र में क्षेत्रीय मुद्दों पर आकर के मुझसे संपर्क करने की कोशिश। शुक्रिया ज्ञानेश जी। मैं सबसे पहले एक बात जानना चाहता हूं, ऐसी वो कौन सी बात थी जो आपको लगी कि सियाना विधानसभा से मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए, मातृभूमि से मेरा ये मानना है कि मातृभूमि से सभी को प्रेम होना चाहिए, और प्रेम जो उजागर हुआ, जो प्रेम की जो भावना जागी, उसी प्रेम की भावना पे जो यहाँ सियाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चीज़ों का, जो संसाधनों का अभाव था, उन्होंने मजबूर किया ये पार्टी का गठन करने पे। 2016 में इसका गठन किया, और आज क्योंकि 2016 के बाद में पहली बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका पार्टी को मिला है, और हम आपके बीच में यहाँ सियाना विधानसभा में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो अभाव है, जो होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, उन पे आज आप लोगों के बीच में है। अच्छा, एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी सियाना विधानसभा सीट पे एलआर समाज को हवा बना रखा है जी। अगर बीजेपी किसी पंडित को लड़ा दे, जी, ठाकुर को लड़ा दे, जी, चौहान को लड़ा दे, त्यागी को लड़ा दे, तो आपको लगता है एलआर समाज उसे बीजेपी पे वोट डाल देगा? नहीं, कभी नहीं देगा। उसका एक उदाहरण भी मैं आपको दे दूं। जब ऊंचे गांव ब्लॉक की साइड हम लोग चले, अभी छोटा सा एक इलेक्शन हुआ था जिला पंचायत का, और कई समर्पित प्रत्याशियों को बीजेपी ने वोट यहां, टिकट अपना यहां दिया था, मगर उसी जगह पे एलआर समाज ने अपने कैंडिडेट उतार करके निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताने का काम करा, मगर ठाकुरों को वोट नहीं दी एलआर समाज ने। ठीक है, अब दूसरी श्रेणी में जाए। जब बाबू कल्याण सिंह जी, जो स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी थे, जो हमारे आदर्श भी रहे हैं, जिस समय उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, बीजेपी तब भी थी, मगर उस समय जो लोग आज ये कहते हैं कि बीजेपी का कोर वोटर एलआर समाज ही माना जा रहा है, या जो उन लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ करके बाबूजी का साथ दिया था, यानी ये बीजेपी के वोटर्स या बीजेपी के नहीं जाने जाते। आप अगर इसी समाज के अंदर, जैसे आपने अभी कहा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि किसी ठाकुर, किसी ब्राह्मण, किसी बनिए, ठीक है, किसी त्यागी, किसी गुजर, किसी जाटव को टिकट अगर बीजेपी यहां दे, तो एलआर समाज का निर्दलीय कैंडिडेट यहां खड़ा होगा, और वो निर्दलीय कैंडिडेट, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। उस समय बीजेपी यहां से गायब हो जाएगी। बीजेपी, अच्छा, कोई भी कैंडिडेट होता है वो जनता के लिए काम करता है, जनता को पता होता है कि हमारे लिए इसने ये काम किया है, तभी वोटर उसकी तरफ जाता है। तो मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूं कि आपने सियाना विधानसभा वो कौन से काम किए जो वोटर ये सोचे कि ज्ञानेश चौहान ने हमारे लिए काम किए? देखिए, सबसे पहली बात और सबसे अहम बात, जब लोग क्षेत्रों में जाते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारी पार्टी ने ऐसा किया, हमारी पार्टी ने वैसा किया, मगर एक भी स्थानीय नेता इस पूरे क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं है जो विधायक बनने से पहले अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाया हो। ये आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने ऐसा क्या किया जो जनता मुझे सपोर्ट करे और वोट करे। मैं मुद्दे गिनाना चाहूंगा आपको। जिस जगह पे आज आप खड़े हैं, ये पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, ये सियाना बुगरासी मार्ग केला मोड़ पे आप पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पे। यहां से वर्ष 2018 से 2020 के बीच इसी स्थान से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ऐसा रास्ता जो हमारे लिए नासूर बना, और वही नासूर आज आप देखेंगे तो पूरे क्षेत्र के अंदर मिसाल बना। इस पूरे क्षेत्र में केला मोड़ से लेकर धनियावली तक का जो टुकड़ा था वो छोड़ दिया गया था, जिसकी लड़ाई मैंने 2018 से लड़नी शुरू की, और 2020 में वो कंप्लीट हुई। आज वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट तैयार है। दूसरा, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जहां 1.25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, 1.25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी बुगरासी जैसी जगह में जहां 2 बड़े बैंक अपना रहते हैं और जो क्षेत्रीय जो धन का संसाधन है उसको चलाते हैं, मगर यहां पे एटीएम नहीं था। आज वो एटीएम बुगरासी के अंदर लगा हुआ है, आप बखूबी जानते हैं। आप कोरोना काल की अगर हम लोग बात करें तो भगवानपुर पड़ता है आपके बराबर के गांव में। भगवानपुर का जो पुल है उस पे संभल की साइड से, यानी हसनपुर साइड से तो बैरिकेटिंग थी, मगर बुगरासी की साइड से कोई ऐसी बैरिकेटिंग नहीं थी।
थी जो बुलंदशहर के अंदर आने से लोगों को रोक सके, जब प्रति उसमें बॉर्डर्स पे सील किए गए थे जिस समय। तो हमने वो लड़ाई लड़ी, 7 अप्रैल को हमने लड़ाई लड़नी शुरू करी और आज वहां पे बैरिकेटिंग है और 24 घंटे वहां पुलिस का पहरा रहता है। शाना में ही और अनेक जगहें ऐसी हैं जिनमें भिन्न भिन्न जगहों पर रोडों की समस्या थी, जिसमें सबसे बड़ी रोड दौलतपुर से लेकर जगीराबाद तक की 17.5 किलोमीटर की रोड थी, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और वो रोड आज की डेट में कंप्लीट है। बुगरासी से लेकर के दौलतपुर वाया बरहाना होते हुए 2018 में हमने उस रोड के ऊपर लड़ाई लड़ी, आज वो रोड भी कंप्लीट है। दौलतपुर से सुलेला से लेकर के और जलालपुर तक का 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा इतनी जर्जर स्थिति में है कि आप वहां से साइकिल और पैदल नहीं निकल सकते, तो गाड़ियों की तो बात छोड़िए। जबकि वहां से ब्लॉक प्रमुख रहे, हमने वो वादा किया और वो वादा संपूर्ण कर हमने 4 महीने 17 दिन के अंदर वो रोड को प्रस्ताव पास करा करके सरकार तक पहुंचवा दिया। अब वो बनाना ना बनाना स्थानीय विधायकों के हाथ में। मतलब वो जो एक खरंजा है जी, जो शेरपुर और जलालपुर को जोड़ता है, उसका प्रस्ताव आपने दिया है? नहीं, अभी उसका प्रस्ताव हम लोगों ने नहीं दिया। हमने लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है, जो जलालपुर से और सुलेला का जो लिंक मार्ग है वो 1.25 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर का, उस रास्ते की हम लोगों ने मांग की और वो रास्ता 4 महीने 17 दिन में मेरठ मंडल से पास होकर के, विभागीय पास होकर के आज क्षेत्र के लिए समर्पित है। मगर वो बनाना और ना बनाना, क्योंकि हमारे हाथ में पावर लिखने की है, मांगने की है, देने की नहीं है। तो अब जो पावर हम चाहते हैं, जनता से देने की पावर चाहते हैं, ताकि किसी को मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। एक और पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पर खड़ा हूं जब आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कन्वेंस की बहुत दिक्कत है हमारे क्षेत्र में। सियाने में रात को 8 बजे अगर कोई इंसान आ जाए तो उसका बुगरासी आना भारी है, उसका और गांवों में पहुंचना भारी है। तो इसके लिए कुछ किया है आपने? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इसके लिए बहुत कुछ किया है और आकलन थोड़ा सा पीछे जाइए, आपने थोड़ा सा 2 घंटे पहले और आगे कर दिया। 6 बजे के बाद शाना से बुगरासी आने के लिए अगर आपके पास कोई निजी कन्वेंस नहीं है तो आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। और ये यही की समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है। इसके लिए हम लोगों ने 2021 में, जून 2021 में शाना के अंदर रोडवेज बस अड्डे की मांग उठाई और रोडवेज बस अड्डा पास करा के दे दिया। मगर दुर्भाग्य समझिए या जो मर्जी समझे कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं या जो पहले थे, उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं और समय रहते भी, प्रस्ताव पास होने के बावजूद भी आज तक शाना के अंदर रोडवेज बस अड्डा नहीं बनवा पाए हैं। और हम लगातार ये प्रयास करें कि वो रोडवेज बस अड्डा जल्द से जल्द कंप्लीट होकर के जनता को समर्पित हो जाए। अच्छा ज्ञानेश जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, हल्का सा कटाक्ष है जी, और वो बीजेपी पे है। जी, बीजेपी कैंडिडेट लोधी जी हैं जी, वो बाहर के हैं, स्थानीय नहीं है, आपको पता है जी। क्या हमारे सियाना विधानसभा क्षेत्र में ठाकुरों में, पंडितों में, चौहानों में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसे बीजेपी कैपेबल समझे और टिकट दे दे? नहीं, यहां कटाक्ष ना कहें इसको इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहें, क्योंकि सारी ही पार्टियां, ज्यादातर पार्टियां बाहर के कैंडिडेट यहां लेकर के आती है और जिसकी वजह से आज विकास के अंदर बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं में सबसे अगर पिछड़ी हुई किसी विधानसभा को जाना जाता है तो वो शाना विधानसभा। और ये अब से नहीं चला रहा, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, आपने कटाक्ष कहा था तो कटाक्ष का जवाब दे रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं में एक भी ऐसा लायक बेटा या एक भी ऐसा लायक विधायक नहीं था जिसका हम 2017 से लेकर 2022 तक इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए हमको गुजरात से एक मॉडल लेकर के आना पड़ा उत्तर प्रदेश के लिए कि हम गुजरात मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, हम गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे। तो मैं तो अपील करना चाहता हूं समस्त जनता से, क्षेत्रीय जनता से, वो इस चीज को पहचाने और इन 403 नालायक बेटों में शाना विधानसभा को लायक बेटा बना करके समर्पित करे देश के लिए। और शाना मॉडल जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए, मेरी ये मांग है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे पूरे क्षेत्र के अंदर अगर आप देखें तो बहुत वर्ष पहले इस क्षेत्र के अंदर फलपट्टी में रिजर्वेशन हुई थी। ये क्षेत्र पूरा फलपट्टी में रिजर्व हुआ था, जिसकी वजह से ये क्षेत्र आज तक कभी विकास की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। इस क्षेत्र की व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाओं में बदलती चली गई। अब समय है, फलपट्टी जैसे जो मुद्दे हैं उनको इस क्षेत्र से हटाना पड़ेगा। शाना से फलपट्टी हटानी पड़ेगी, शाना को फलपट्टी से बाहर करके इस पूरे क्षेत्र का विकास, संपूर्ण विकास कराना पड़ेगा। यहां छोटी छोटी फैक्ट्रियां लानी पड़ेंगी जिससे यहां के स्थानीय लोगों को यहीं पे रोजगार मिल सके, इनको बाहर ना जाना पड़े। शाना के अंदर, शाना क्योंकि ये विधानसभा शाना है इसलिए शाना कहते हैं, शाना के अंदर ऐसे मॉडल्स लागू करने पड़ेंगे। यहां के बाजारों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करना पड़ेगा। यहां के क्षेत्रीय समस्याओं को उठा करके बड़े स्तर पर ले जाना पड़ेगा। ऊंचा गांव के अंदर डिग्री कॉलेज, इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी आप सोचिए शाना के अंदर, जो शाना विधानसभा के अंदर ऊंचा गांव ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है। ठीक है, खानपुर जैसे एरिया में
सब्जी मंडी, अब मंडी नहीं है जहां किसान अपनी समस्याओं को लेकर के या चीजों को लेकर के पहुंच सके। पूरे देश के अंदर अगर बालिकाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो हिंदुस्तान उत्थान पार्टी पिछले 3 साल से लगातार प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से महिला आयोग बना, जिस तरीके से अन्य आयोग बने, क्यों ना बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक आयोग बने जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कृतज्ञ हो रहे हैं, जो लोगों के बीच में नहीं जा पाती चीजें, जो लोग समाज में नहीं कह पाते, वो बालिका सुरक्षा आयोग में उन बच्चियों की हिफाजत का जिम्मा दें और वो इस क्षेत्र को संभालें। उसी श्रेणी में पूरे देश के अंदर अभी आप लोगों ने देखा तकरीबन 14 महीने पूरी दिल्ली हाईजैक रही, 14 महीने जो किसानों को वहां तक जाना पड़ा। पूरे देश में कहीं किसान आयोग नहीं है। तो अब समय है जब किसानों को अपनी समस्याएं रखने के लिए बीच के रास्तों को अपनाना छोड़ना होगा। और पूरे देश में मैं किसानों से अपील करना चाहता हूं, किसान भाइयों से और समस्त लोगों से अपील करना चाहता हूं कि पूरे देश में एकमत होकर के किसान आयोग के गठन की मांग करें, जिससे लोग अपनी समस्याओं को सीधा किसान अपनी समस्याओं को सीधा विभाग तक पहुंचा सके। बीच की दलाली प्रथा खत्म हो जानी चाहिए। ऐसे ही पूरे देश के अंदर जब ST/SC एक्ट जैसे वो लागू करे गए और बहुत सारी चीजें लागू करी गई, मगर स्वर्णों के लिए आज तक इस पूरे देश में कोई ऐसा स्थान नहीं है। स्वर्णों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया। तो पूरे देश के अंदर स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, यह भी हमारी मांग चल रही है और इन पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सब हर आदमी एजुकेशन की तरफ तो बात करता है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी बात होनी चाहिए, कोरोना हुआ था, हमारे इलाके में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आपको बहुत मालूम है। ये 21 मुद्दे जो पूरे क्षेत्र के जो 21 दर्द हैं, जो 6 महीने हम लोग डोर टू डोर जाकर के लोगों से चर्चा करके जो जिन चीजों को धरातल पे उतार करके लाए हैं, आप मेरा मैनिफेस्टो उठाएंगे, अभी तक किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में जाके अपना मैनिफेस्टो नहीं दिया होगा। और मैं अब तक तकरीबन 5000 कॉपियां अपनी मैनिफेस्टो की गांव दर गांव दे चुका हूं, पहुंचा चुका हूं और लोगों से अपील भी की है कि अगले 5 साल अगर मैं सोना भी चाहूं तो इन 21 मुद्दों पे मुझे सोने ना दें क्षेत्रीय। जिसमें आपने भी हॉस्पिटल की बात की, तो हम लोगों की पहली व्यवस्था के चरण में यह लागू है और मैनिफेस्टो का तीसरा या चौथा मुद्दा है कि शाना, फिर बार बार मैं शाना जा रहा हूं क्योंकि विधानसभा शाना के नाम से मशहूर है, इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा। तो पर्टिकुलर इसको शाना ना समझा जाए, पूरी विधानसभा की बात है। एक ऐसा अत्याधुनिक लैब, टेस्टिंग लैब यहां लागू होनी चाहिए जिसमें सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक का किसी भी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं, किसी भी व्यक्ति का टेस्ट फ्री होना चाहिए और सभी हॉस्पिटलों में लागू होना चाहिए। साथ में एक ऐसे बड़े हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां समस्या कोरोना काल में पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने, पूरे क्षेत्र ने देखी। यहां से लोगों को शाना ले जाया गया। कोरोना काल में जो पीड़ित थे, शाना में हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था ना होने की वजह से, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ना होने की वजह से मेरठ और दिल्ली ले जाए गए और बहुत सारे ना जाने कितने लोगों को बीच रास्ते में अपने प्राण त्यागने पड़े। तो ये समस्या, विडंबना इस क्षेत्र की है कि 12 से 17 और 17 से 22 के दोनों विधायक आज इस क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे, मगर उनको कभी स्वास्थ्य सेवाओं का नजरिया नहीं देखा उन्होंने, कभी उनको ध्यान नहीं दिया कि इन स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बात होनी चाहिए थी, शिक्षा पे भी बात होनी चाहिए थी। हायर एजुकेशन की कैटेगरी में शाना 0 पे है। यहां से लोगों को मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद या अन्य जगहों पे जाकर के पढ़ाइयां, हायर एजुकेशन की पढ़ाइयां करनी पड़ती है। अब यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। मैं लास्ट ये बात कहना चाहता हूं, सियाना विधानसभा की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो सभी से हाथ जोड़ करके तहे दिल से यह निवेदन करना चाहता हूं, जात पात, भेदभाव, धर्म, पार्टी बंदी, चाचा भतीजावाद छोड़ करके अब क्षेत्र के विकास की बात होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार की बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा की बात इस क्षेत्र में होनी चाहिए। यानी फिर से हाथ जोड़ के आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, स्थानीय को चुने, आप लोगों के बीच में रहे, 24 घंटे आप लोगों के दुख दर्द में शामिल हो और क्षेत्र के विकास की बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस बार पार्टी बंदी पे ना जाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा, ये थे ज्ञानेश चौहान जी जो हमसे बात कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान उत्थान पार्टी है, लोकल के नेता हैं, और आपने देखा जिस तरह से मैंने बात की है, क्या दर्द है अपने लोकल को लेकर, सियाना विधानसभा को लेकर। सियाना विधानसभा बार बार इसलिए कह रहे थे क्योंकि पूरी लोकेलिटी जो है वो सियाना के नाम से जानी जाती है, सियाना विधानसभा के नाम से जानी जाती है। हॉस्पिटल पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, हर उस मुद्दे पे काम करेंगे जिससे समाज को फ़ायदा हो, जिससे लोकल के वोटर्स को फ़ायदा हो। और जनता को चाहिए भी क्या, विकास चाहिए, जो ज्ञानेश चौहान करने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, आपका बेटा भी हूँ। और बहुत सारे काम उन्होंने बताए भी हैं कि मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है। तो अगर आपको लगता है कि कैपेबल हैं और कर सकते हैं, तो आप इनको अपना वोट कर सकते हैं। भारतीय उत्थान पार्टी है, हिंदुस्तान उत्थान पार्टी है, और हीरे का जो डायमंड है, डायमंड उसका निशान है इनका, उसी पे इनको मोहर लगाकर कामयाब बनाएं अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए काम कर सकते हैं। मैं मजहर खान, फॉर FM टॉक।